नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से और सबसे पहले देहरादून से खबर, जहां पर प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम के राज्यपाल से मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो सीएम धामी आज दिल्ली दौरे पर भी जा सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट महामंत्री संगठन पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। तो आज सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर निकल सकते हैं। इससे पहले राज्यपाल से मुलाकात की ये तस्वीरें उनके सामने आई हैं। कैबिनेट विस्तार की चर्चा लंबे वक्त से चल रही है। वित्त मंत्री के इस्तीफे के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है। सीएम धामी ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन में ये मुलाकात हुई है। और इससे पहले वित्त मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, जहां गवर्नर ने प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कल सीएम धामी को अपना इस्तीफा सौंपा था। वहीं अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में खाली सीटों की संख्या बढ़ गई है। अब ये संख्या 5 हो चुकी है। सूत्रों की माने तो आज दिल्ली दौरे पर होंगे सीएम धामी और सीएम के दिल्ली दौरे पर विधायकों की नजर भी टिकी हुई है। ये कल की तस्वीर है जब वित्त मंत्री ने सीएम धामी को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। पहाड़ और मैदान को लेकर जो विवादित बयान दिया था प्रेमचंद अग्रवाल ने, जब वो बयान थमा नहीं तो खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की ये तस्वीर रविवार की है। रविवार को वित्त मंत्री ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम धामी को अपना इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून विधानसभा में पहाड़ के लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और इसी के साथ पूरे प्रदेश में प्रेमचंद का लोगों ने भारी विरोध किया। कांग्रेस ने सीधे सीधे निशाने पर लिया। हालांकि प्रेमचंद ने विरोध के बाद अपने बयान पर खेद जताया था, लेकिन इसके बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिरकार रविवार को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ऋषिकेश में आज प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और धरने किए, बैठक किए। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे, लोगों से धरना प्रदर्शन न करने की अपील की। डोईवाला में भी अग्रवाल के समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया, अपनी दुकानें बंद रखी। ये तस्वीरें हैं ऋषिकेश और डोईवाला की, जहां पर प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थकों ने उनके इस्तीफे का विरोध किया। इस पूरे मसले पर कहा कि ये गलत फैसला लिया गया है, जिन्हें शांत कराने खुद प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। देखिए, मुझे जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि वो अपना प्रतिष्ठान खोलें। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और बस एक ही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग लगे, उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। इस्तीफे के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अपना सरकारी आवास भी छोड़ दिया है। देहरादून यमुना कॉलोनी में प्रेमचंद अग्रवाल को सरकारी आवास मिला था, जिसे आज उन्होंने छोड़ दिया। आपको बता दें, रविवार को ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज सरकारी आवास खाली कर दिया। रविवार शाम को रिजाइन देने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 16 घंटे से भी कम समय में अपना यमुना कॉलोनी स्थित जो सरकारी आवास था उसको खाली कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का सरकारी आवास था। उनके पास यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा था, अर्बन डेवलपमेंट का जिम्मा था। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर की भी वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कल शाम ठीक 5:30 बजे जैसे ही उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद मुख्यमंत्री हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना रिजाइन दिया और देर शाम करीब 10 बजे के आसपास राजभवन ने भी उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया। उसके बाद से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार सुबह
अपना ये यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास छोड़ दिया है। यहाँ पर जो उनका स्टाफ था, स्टाफ भी यहाँ से नदारद है, यानी कि जो पूरा आवास था उन्होंने खाली कर दिया है। यहाँ पर उनके बच्चे भी रहते थे। बताया जा रहा है कि मंत्री अब ऋषिकेश, जो उनका अपना मूल विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर अपने आवास पर ही अब वो रहेंगे। हालांकि अभी यहाँ से सामान नहीं उठाया गया है, ये सामान धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर मंत्री ने कल शाम यानी कि रविवार शाम को रिजाइन देने के बाद सोमवार सुबह अपना ये जो सरकारी आवास था इसको खाली कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर देहरादून के रानी पोखरी इलाके में देर रात रायपुर जन सेवा केंद्र में लूट हुई और इस लूट में शामिल बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी जो जख्मी हो गया, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश साहिल और कामिल यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। वहीं हरिद्वार में देर रात पथरी थाना इलाके के जट बहादुरपुर गांव में दो पक्षों में रंजिश के चलते हिंसक झड़प हुई और फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। 3 लोग जख्मी हुए हैं। इस दौरान घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। युवक की मौत के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। एसएसपी का कहना है कि फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लोगों द्वारा आपस में मारपीट और झगड़े की सूचना थी, जिसमें तत्काल पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां ग्रामीणों द्वारा कुछ लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया था। जब हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, जिसकी डेथ अभी हुई है, और एक व्यक्ति घायल है जो दूसरे पक्ष का जिसका नाम जतिन है। बाकी अभी गाँव में पूरी तरीके से अभी शांति है और हम लोग इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में एक गांव में शराबी पति ने पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतका के मायके पक्ष वालों ने पति के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल आरोपी पति फरार है। गाँव में इसराना वाइफ ऑफ इरशाद, ये इसराना जो है रसूलपुर गांव की रहने वाली थी, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर की। तो वर्ष 2021 में इसकी शादी हुई थी इरशाद के साथ में। तो घर वालों ने तहरीर दी कि सब तभी से शादी के बाद से दहेज की मांग करता था। और कल रात में इसने जो है उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में चोट आई है और उसकी डेथ हो गई है। तो तहरीर दी गई हमारे पास, थाने में मुकदमा कायम पंजीकृत करके बेचना की जा रही है। खबर कोटद्वार से, जहां यमकेश्वर में जंगली हाथियों का आतंक है। दुगड्डा के आमसौड़ गांव में जंगली हाथी के उत्पात से गांव वाले परेशान हैं। गांव में धमक रहा हाथी किसानों की खेती बर्बाद कर रहा है। गेहूं की फसल पकने के साथ ही इन दिनों गांव में रोजाना हाथियों का झुंड खेतों में पहुंच रहा है। कई जगह हाथियों ने फसल रौंद दी है। एलिफेंट कॉरिडोर से लगे आमसौड़ गांव में किसानों का बहुत बुरा हाल है। हर दम जान माल का खतरा इन पर बना रहता है। हर वक्त गांव वालों की मांग है कि इलाके में फॉरेस्ट की गश्त बढ़ाई जाए, सुरक्षा दीवार भी बनाई जाए। अधिकतर जो है रात को ही आ रहा है। आज भी पता नहीं चला, हम सो गए थे, मेरे ख्याल से 11-12 बजे आया। पूरे एक ही खेत में रात भर रहा हो, और जैसे वो दूसरे खेत में गया तब तो रात खुल गई, वो नीचे निकल गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे लैंसडाउन में कई जगह बाघ की दहशत है। रिखणी खाल क्षेत्र में पहले से ही बाघ के आतंक से गांव वाले परेशान हैं। वहीं अब नैनी डांडा इलाके में भी बाघ से ग्रामीण खौफ में हैं। नैनी डांडा इलाके में हाल ही में एक महिला को बाघ ने निवाला बनाया था। वहीं बाघ के आतंक से लैंसडाउन के कई गाँव के लोग दहशत में हैं और बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं। जंगली जानवरों से हमारे यहाँ कोई न कोई जान माल का नुकसान होता रहता है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अभी भी मांग कर रहा हूँ सरकार से, और मैंने पहले भी किया है कि अगर ये कोई घटना हो जाती है तो उनको मुआवजा अच्छा होना चाहिए, और गाँव को, निकटवर्ती गाँव को बसाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ना कि उसको वीरान करने का।
पिथौरागढ़ पुलिस ने काली नदी के बीच फंसे एक युवक का सुरक्षित रेस्क्यू किया। बलुआकोट में नेपाली युवक नदी के बीचों बीच फंस गया था। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची, जहां जवानों ने रस्सियों की मदद से युवक को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस के स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की। स्मार्ट सिटी देहरादून अभी भी कूड़े के डिस्पोजल और स्ट्रीट लाइट्स जैसी बेसिक समस्याओं से जूझ रहा है। मंगलवार को नगर निगम की पहली बोर्ड मीटिंग होनी है, जिसमें बेसिक समस्याओं के जल्द समाधान को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली मीटिंग मंगलवार को होने जा रही है। इस बैठक में शहर की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और कूड़ा उठाने वाली कंपनियों के बदलाव सहित कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं निगम के कई पार्षदों का ये मानना है कि राजधानी में सफाई की व्यवस्थाएं सुधारने और देहरादून की लाइफ लाइन बिंदल और रिस्पना नदियों की सफाई पर काम करने की जरूरत है। देहरादून शहर की और बोर्ड की भी एक सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है साफ सफाई की। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले इतने वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जो है स्वास्थ्य सफाई की जो व्यवस्था है वो अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है। तो किस अलग तरीके के साथ में साफ सफाई की व्यवस्था को देहरादून में स्थापित किया जाएगा, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी प्राथमिकता है। सर काफी बड़ा पोर्शन मेरा रिस्पना का नदी का मेरे एरिया पे लगता है, तो सर आपको वापस दिखा देंगे अभी जाके कि मतलब वो थोड़ा सा साफ करते हैं, मतलब प्रॉपर वापस ऐसे छोड़ देते हैं कि मतलब अभी भी नदी की हालत वैसी है, दोबारा सारा पूरी गंदगी वहीं पे है कि मतलब अगर किसी को टेंडर दिया गया है तो अच्छे प्रॉपर से साफ करे, कि ऐसा ना करे कि एक जगह से उठा दिया है फिर उसके बाद चले गए, उसके बाद फिर दोबारा ऐसी हो। नगर निगम देहरादून ने सभी पार्षदों को बोर्ड बैठक के प्रस्तावों की सूची सौंप दी है और नगर निगम के नगर आयुक्त का कहना है कि सरकार शहर के विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है। बोर्ड की बैठक जल्दी प्रस्तावित है। होपफुली आई थिंक नेक्स्ट वीक में हम इसको रखने के प्रयास में लगे हैं। इसके अलावा जैसे ही माननीय मेयर साहब का निर्देश होते हैं तो अतिरिक्त प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे। फिलहाल 8 से 10 प्रस्ताव मिल चुके हैं। आकार और बजट के हिसाब से देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है और 100 वार्ड्स वाले इस नगर निगम में समस्याओं का भी अंबार है, जिसके निदान को लेकर चुनाव के दौरान नेताओं ने वोटरों से जो वादे किए थे, अब उन वादों पर कितना अमल हो पाता है, इसका अंदाजा नगर निगम की पहली बोर्ड मीटिंग में लग जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के देघाट के जेखाल गांव में देर रात एक मकान में भीषण आग लग गई। वहीं आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान के अंदर से 2 बुजुर्ग और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। गांव के लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में घर का सारा सामान जल गया। फिलहाल आग बुझा ली गई है, लेकिन आग की वजह अभी तक साफ नहीं है। मार्च का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से चमोली में कई जगहों पर सड़कें बंद हैं और सड़क से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। बर्फबारी की वजह से इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भी एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। गूंजी में बीते रोज से रुक रुक कर स्नोफॉल हो रहा है। कई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। गूंजी और आसपास के इलाकों में बर्फबारी होने से चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है। यहां व्यास घाटी के अलावा दारमा और मिलम घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में भी बर्फ गिरी। पूरे पहाड़ पर इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से बिछी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन और बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर टेम्परेचर और ज्यादा लुढ़क सकता है।
गंगोत्री धाम में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस समय गंगोत्री धाम में हमें गंगोत्री धाम का नजारा आप देख सकते हो किस तरह से जो बर्फ है गंगोत्री धाम मंदिर के ऊपर है और ये पहाड़ी है इसके पीछे पूरी तरह से बर्फ से लकदक है और कितनी खूबसूरत यहाँ घाटी है, यहाँ धाम है जो बर्फबारी के बाद और सुंदर नजर आता है। आप तस्वीरें देख सकते हो किस तरह से जो देवदार के पेड़ है पूरी तरह से बर्फ से ढके पड़े हैं और ऊपर का नज़ारा हम गंगोत्री की जो ऊंची पहाड़ियां हैं उसका नज़ारा अगर आपको दिखाएं तो इस समय वहां पे बर्फबारी हो रही है और लगातार पिछले 2 दिन से मौसम इसी तरह का बना हुआ है और अच्छी खासी बर्फबारी ऊपरी क्षेत्र हो या फिर गंगोत्री धाम में रात के समय हो रही हो। आने वाले समय में भी मौसम विभाग का यही कहना है कि जो गंगोत्री धाम है अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अलबी परमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। पहाड़ में इस सीजन की सर्दियां भले ही बिना बारिश और बर्फबारी के गुजर गई हों, लेकिन मार्च में हो रही बारिश और बर्फबारी कई मायनों में राहत लेकर आई है। ऊंचे इलाकों में हो रहा स्नोफॉल जहां ग्लेशियर्स के किसी वरदान से कम नहीं है ग्लेशियर के लिए, तो वहीं मौसम का ये बदला मिजाज जल संकट से भी कुछ राहत दे सकता है। पहाड़ों इस बार की सर्दी बिना बारिश और बर्फबारी के ही गुजर गई, लेकिन सर्दियों के बाद पहाड़ का मौसम काफी बदला है। आलिम यह है कि ऊंचे इलाकों में मार्च के महीने में एक बार नहीं बल्कि कई बार बर्फबारी हो गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों में जहां ठंड एक बार फिर लौटी है, वहीं ग्लेशियरों को भी बर्फबारी से नया जीवन मिला है। हालात ये है कि मार्च से पहले जो ग्लेशियर पूरी तरह काले नजर आ रहे थे, अब वो सफेद चांदी की तरह चमक रहे हैं। जानकार भी इस बर्फबारी को पर्यावरण के लिहाज से काफी फायदेमंद मान रहे हैं। बर्फबारी अभी हुई है तो इससे भी जरूर फायदा क्लाइमेट को होगा, क्योंकि जो पहाड़ थे, जो ग्लेशियर्स हैं, उनमें जो सालाना बर्फ गिरती है उन्हीं बर्फ से हमारे नदियों का उद्गम होता है, तो जरूर इसका कहने का हमको फायदा मिलेगा। लेकिन उतना जो सर्दी में हमारी बर्फबारी एक हैवी स्तर पर होती थी उतने न होकर अभी कम हुई है। ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी से ग्लेशियर तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही सूखे जैसे हालात से भी राहत मिली है। मार्च में हो रही बर्फबारी से जहां जल संकट दूर होने की उम्मीद है, वहीं खेती और बागवानी के लिए भी मौसम का ये बदलाव काफी फायदेमंद हो सकता है। असल में बीते कुछ सालों में पहाड़ों में पारा लगातार बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हर साल 480 mm बारिश भी कम हो सकती है। वायुमंडलीय जो तापमान बढ़ रहा है, तो ये 30 सालों में जो मैंने बताया कि ये जो तापमान बढ़ा वो लगभग 0.03 डिग्री प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ा, और जो वर्षा में जो कमी आई इन 30 सालों में वो लगभग 480 mm के करीब ये बारिश में कमी आई। पहाड़ों में इन दिनों बदला मौसम का मिजाज भले ही कुछ दिक्कतें भी ला रहा हो, लेकिन पूरे उत्तर भारत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश और बर्फबारी से जहां चढ़ रहे पारे पर कुछ लगाम लगी है, वहीं आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पर बड़ा हमला का, राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर किया जाए। राम मंदिर में अब नहीं होगा कोई भी मुख्य पुजारी, राम मंदिर ट्रस्ट ने लिया है बड़ा निर्णय। इंटरनेशनल पॉडकास्ट में पीएम मोदी का बयान, 2002 से पहले गुजरात में कभी भी कर्फ्यू, कहीं ना कहीं कर्फ्यू जरूर होता था, लेकिन 2002 के बाद अब कभी भी और कहीं भी गुजरात में दंगा नहीं होता और ना ही कर्फ्यू होता है। सीएम योगी का सहारनपुर दौरा, आज है युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को देंगे लोन। अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में आग लग गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में गैंगरेप के आरोपियों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है और घायल समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मंदबुद्धि लड़की से गैंगरेप का आरोप है। आगरा में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग हुई है। सोने की चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड है। गाजियाबाद में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। आग में बुरी तरह से झुलसी है महिला। आगरा में एम्बुलेंस का स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसा हो गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर और महिला घायल हो गए। नितिन गडकरी के बयान का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने समर्थन किया है। कहा, गडकरी ने जो सोचा किसी ने नहीं सोचा।
आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर किया जाए। राम मंदिर में अब नहीं होगा कोई भी मुख्य पुजारी, राम मंदिर ट्रस्ट ने लिया है बड़ा निर्णय। इंटरनेशनल पॉडकास्ट में पीएम मोदी का बयान, 2002 से पहले गुजरात में कभी भी कर्फ्यू, कहीं ना कहीं कर्फ्यू जरूर होता था, लेकिन 2002 के बाद अब कभी भी और कहीं भी गुजरात में दंगा नहीं होता और ना ही कर्फ्यू होता है। सीएम योगी का सहारनपुर दौरा, आज है युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को देंगे लोन। अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में आग लग गई, आग पर काबू पा लिया गया। अयोध्या में हुई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आय व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष ने रखा। देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र में मिला है नरकंकाल, पुलिस ने शुरू की है जांच। प्रयागराज के अंदिया थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का खुलासा किया गया है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलिया के भीमपुरा में दहेज हत्या का आरोप गिरफ्तारी की हो चुकी है, नवविवाहिता की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बदायूं से राजीव कुमार गुप्ता बने हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने नाम का ऐलान किया। देहरादून से खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा मीटिंग की। सचिवालय में मीटिंग हुई है, जिसमें सीएम धामी ने पुलिस विभाग के कामों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही पुलिस थानों को अपग्रेड करने को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली है सीएम धामी ने। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर में जानवी मार्केट और हरिद्वार के बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने की बात आमने सामने। इसमें व्यापारी आ गए विरोध की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए योजना को परवान चढ़ा पाना आसान फिलहाल नहीं दिख रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर प्रस्तावित है। निकाय चुनाव में भी हर की पैड़ी कॉरिडोर मुद्दा छाया रहा। हालांकि चुनावों के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे, लेकिन चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद बीते सप्ताह हुई व्यापारियों और अधिकारियों के बीच मीटिंग में योजना के तहत हरिद्वार के हर की पैड़ी के पास स्थित जानवी मार्केट को बस अड्डे पर शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई है। लंबे समय से चल रही कई दुकानों को शिफ्ट किए जाने के बाद से व्यापारियों में रोष है। अचानक से इन्होंने हमारे ऊपर जो बम फोड़ा है कि जानवी मार्केट को शिफ्ट करके बस अड्डे पे हमें दुकानें दी जाएगी, हम उसके लिए एग्री नहीं हैं। और हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई है कि भाई हम मुख्यमंत्री के पास तक तो पहुंचने में हमें समय लगेगा, पहले हम यहाँ पे घेराव करेंगे। निगम में ही बातचीत हुई है हमारी, निगम में भी ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल पिछले सप्ताह प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार पहुंचकर व्यापारी, गंगा सभा और अन्य वर्गों के साथ हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर मीटिंग की थी और योजना के तहत जानवी मार्केट के साथ मौजूदा बस अड्डे को शिफ्ट किया जाना है और सरकार की ओर से किराए की दुकान चला रहे व्यापारियों को दुकान देने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। उन्होंने व्यापारियों को गुमराह किया, कहा कि 1 इंच भी टूटेगा नहीं। व्यापारियों ने इन पर भरोसा जताया और उसके बाद आज जब चुनाव हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, तो उसके बाद अचानक से शहरी विकास सचिव आके ऐलान करते हैं कि जानवी मार्केट को बस अड्डे पे और बस अड्डे को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। व्यापारी लगातार कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक योजना की डीपीआर तो सामने नहीं आई है। हालांकि सिर्फ जानवी मार्केट को शिफ्ट करने के बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है। ऐसे में योजना को परवान चढ़ा पाना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।